आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिबेट के बारे में जो कि भारत के डिफेंस कम्युनिटी में इस समय ज्यादा चल रही है। आपको याद होगा, हाल ही में एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि अब वो समय आ चुका है जब भारत अपने फ्रेंडली फॉरेन नेशन के साथ हाथ मिला करके जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है या टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप करने का प्रयास करे। और फिर क्या था, उनके मुख से ये बात आई और भारत के डिफेंस गलियारे में डिबेट शुरू हो गई कि भारत सिक्स जनरेशन फाइटर की तरफ जाने वाला है, भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर की तरफ जाने वाला है। देखिए, प्रैक्टिकली देखें तो भारत अभी न सिक्स्थ की तरफ देख रहा है और ना ही इंडिजिनस सिक्स जनरेशन फाइटर की तरफ देख रहा है। भारत इस समय फिफ्थ जनरेशन फाइटर एमका को लेकर प्रतिबद्ध है और फिलहाल कोई फाइटर एयरक्राफ्ट अगर फिलहाल बाहरी आता नजर भी आ रहा है तो वो है SU-57 फैलन। लेकिन चलिए एक बार को अगर हम मान लेते हैं कि भारत सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोग्राम ज्वाइन करने की इच्छा रखता भी है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है और उन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे सामने बेस्ट है। देखिए, जब सिक्स जनरेशन फाइटर की बात आती है तो आपको क्लियरली पता है चाइना से हम लेंगे नहीं, चाइना हमको देगा भी नहीं फाइटर। अमेरिका इम्पॉसिबल है क्योंकि अमेरिका जो अभी तक F-35 फॉर्मली ऑफर नहीं कर पाया, वो भारत को सिक्स जेन फाइटर देगा, इसकी उम्मीदें काफ़ी कम है। अब बचते हैं दो प्रोग्राम, एक है टेम्पेस्ट प्रोग्राम और दूसरा है एफ-कैश प्रोग्राम। और पूरी की पूरी डिबेट अब यहीं पे आकर टिक जाती है कि ये दोनों ऐसे प्रोग्राम हैं जिनसे भारत का जुड़ाव है और फॉर्मली या इनफॉर्मली भारत को कभी ना कभी इनका जो आमंत्रण है वो आया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो दो यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट आपस में compete कर रहे हैं, इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट भारत के लिए सही होगा। एक है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जिसको हम एफ-कैश के नाम से जानते हैं, जिस प्रोग्राम को लीड किया जा रहा है फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसको हम टेम्पेस्ट के नाम से भी पहले जानते थे, जिसे यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। अब क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी फ्रेंच कॉम्बैट एविएशन से परिचित है और ब्रिटेन से भी भारतीय वायुसेना काफ़ी ज़्यादा परिचित है, तो भारतीय वायुसेना कहीं ना कहीं समझती होगी कि किसके साथ क्या पॉजिटिव आएगा, क्या नेगेटिव आएगा। देखिए, भारत को पहले ही टेम्पेस्ट के लिए एक क्वाइट ऑफर ब्रिटेन से मिल चुका है कि भारत एक पार्टनर या ऑब्जर्वर के तौर पर अगर चाहे तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। हालांकि एफ-कैश प्रोग्राम को लेकर ऐसी कोई भी पब्लिक इंडिकेशन सामने नहीं आई कि उन्होंने भारत को आमंत्रित किया है या नहीं। हालांकि जर्मनी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर जर्मनी की तरफ से भारत को अप्रोच किए जाने की बात की गई थी और ये खबर इसी महीने आई थी जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में जनवरी की मीटिंग में कोई आधार नहीं निकला, कोई समाधान नहीं निकला एफ-कैश प्रोग्राम को लेकर के। दोनों प्रोग्राम का उद्देश्य है सिक्स जनरेशन फाइटर को बनाना जो कि स्टेल्थ, लॉयल विंगमैन ड्रोन, आर्टिफिशियल ड्रिवन जो कॉम्बैट सिस्टम है, नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स हैं और एडवांस नेटवर्किंग पर आधारित होंगे। और यही जो फिलॉसफी है ये बेसिकली सिक्स जनरेशन फाइटर्स में हमें देखने को मिलती है। एक तरफ जहां एफ-कैश को सिस्टम्स ऑफ सिस्टम के तौर पर बनाया जा रहा है या सिस्टम ऑफ सिस्टम्स के तौर पर बनाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जो कि डसॉल्ट एविएशन और एयरबस डिफेंस का कॉन्सेप्ट है, जहां पर मैन फाइटर को बेसिकली जो नेक्स्ट जनरेशन रोल है उसमें उतारा जाएगा और ये मल्टीपल सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा, जिसमें स्टेल्थ ड्रोन भी होने वाले हैं और ये जो कॉम्बैट क्लाउड है उसको भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जो दूसरी पॉसिबल एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनको ये अपने अंदर यूज करेगा। वहीं अगर हम बात करें एफ-कैश की, तो एफ-कैश इस समय एक ऐसे उठापटक का शिकार है जिसको लेकर अब इसके भविष्य पे ही सवाल उठ रहे हैं। और ये उठापटक है डसॉल्ट और एयरबस के बीच में अथॉरिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के। फंडिंग भी अभी तक अनइवन ही रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पेरिस और बर्लिन के बीच में, तो कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन उसका कोई अभी जो इस समय समाधान है वो नहीं निकला है। इस प्रोग्राम को लेकर ये कहा जाता है कि इसकी फुल लाइफ साइकिल में तकरीबन 100 बिलियन यूरोस का खर्चा आएगा। वहीं इसकी डेवलपमेंटल कॉस्ट को लेकर के एस्टिमेट किया गया है कि जो डेवलपमेंटल कॉस्ट है वो 30 से लेकर 40 बिलियन यूरोस के बीच में आ सकती है। और इसकी पहली उड़ान को यूं तो 2028 तक प्लान किया गया है और प्रोडक्शन को 2040 तक प्लान किया गया है। लेकिन जैसे हालात है उसने इस पूरी की पूरी टाइमलाइन पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं टेम्पेस्ट की बात करें तो टेम्पेस्ट को यूके लीड कर रहा है और ये प्रोग्राम में जापान और इटली की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो एक ज़्यादा एजाइल और डिजिटली ड्रिवन अप्रोच है वो अपनाई गई है, जहाँ पर BAE सिस्टम, रोल्स रॉयस, लियोनार्डो और MBDA के साथ मिल करके जो दूसरी कंपनियां हैं वो रैपिड
प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पे काम कर रही है, जहां पर उनका उद्देश्य है कि इस एयरक्राफ्ट को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए। वहीं जापान यहाँ पर प्रोग्रामिंग और जो प्रपल्शन सिस्टम है, एवियोनिक्स है और स्टेल्थ एक्सपर्टीज है, उस पर मदद कर रहा है। यूके गवर्नमेंट ने तो कमिट कर दिया है कि तकरीबन यहाँ पर वो आने वाले कुछ वर्षों में ये तकरीबन 25 से लेकर जो 30 बिलियन पाउंड्स हैं, वो इसकी पूरी की पूरी जो लाइफ टाइम में है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहां पर इनिशियली उन्होंने 2 बिलियन पाउंड के साथ शुरुआत भी कर दी है। जापान भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहा है, लेकिन एफकैश की तुलना में जो टेम्पेस्ट है ये ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इसकी जो पहली उड़ान है 2027 में प्लान करी गई है और इंडक्शन को 2035 के बाद प्लान किया गया है। अब आइए मेन मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि भारत का क्या स्टैंस है, भारत किसके तरफ जा सकता है। देखिए, भारत ने खुद का कोई 6th जनरेशन प्रोग्राम अभी तक परस्यू नहीं किया है, लेकिन अगर भारत जाता है तो यहाँ पर कई फैक्टर हैं जो एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। चाहे एफकैश हो चाहे टेम्पेस्ट हो, भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर इंजेक्ट करने पड़ेंगे प्रोग्राम में। और एक तरफ जहां एफकैश की स्लो पेस, इंटरनल डिस्प्यूट और कॉस्ट ओवररन का रिस्क भारत को परेशान कर पाएगा, और अगर शेड्यूल स्लिपेज हो जाता है तो भारत का पूरा जो प्रोग्राम है वो प्रभावित हो सकता है। तो वहीं इसकी तुलना में जो टेम्पेस्ट है ये ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और भारत और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एयरक्राफ्ट भी है, तो भारत को ये सही समय पर मिल सकता है। इसके लिए भारत को जो कॉस्ट ओवररन का खतरा है ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बात करें हिस्टोरिकली तो यूके वैसे भी अपने जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उसके लिए जाना जाता है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए जाना जाता है, जॉइंट इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन के लिए जाना जाता है। और भारत ने टेम्पेस्ट प्रोग्राम को लेकर जो अभी तक बात करी है उसमें खुले दिल से यूके ने भारत का स्वागत भी किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फ्रांस की बात करें तो पहले तो फ्रांस खुद ही अपने टेक्नोलॉजी को काफ़ी प्रोटेक्ट करता रहता है, जल्दी देता नहीं है। वहीं साब का फैक्टर जब से इस पे आ गया है तो मामला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि ये जिस प्रकार का कोलैबोरेशन हो रहा है, भारत के लिए यहाँ पर कहीं दिक्कतें बढ़ ना जाएं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स यही चाहती है कि वो जो भी प्लेटफॉर्म ले उसमें उनको एक्सेस मिले और ऑटोनॉमी मिले। इसके अलावा जो भारतीय वायुसेना का विजन है अपने इंडिजिनस वेपनरी को उसमें ऐड करने का, जिसमें डिजाइन अथॉरिटी हो गई, सोर्स कोड एक्सेस हो गया, इंजन टेक्नोलॉजी हो गई और अपग्रेड करने की जो एबिलिटी है ये हो गया, ये सारी चीज़ें भारतीय वायुसेना को उस समय एज ए पार्टनर चाहिए होंगी। तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम फिलहाल भारत को सपोर्ट कर सकता है? तो एक्सपर्ट्स मानते हैं यहाँ पर टेम्पेस्ट भारत के लिए एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन के तौर पर आएगा एफकैश की तुलना में, जो अभी भी अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। खैर, अब भारतीय वायुसेना क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो बात की बात है, लेकिन अगर हम इस पूरे मामले का सारांश निकालें तो वो सिर्फ इतना है कि अगर हम एफकैश के साथ जाते हैं तो हमें हमेशा अनिश्चितताओं और कॉस्ट ओवररन का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, जबकि टेम्पेस्ट भारत के लिए एक सेफ अप्रोच जो है वो लेकर आ रहा है। आपको क्या लगता है, अगर कभी ऐसा अवसर बना तो भारत को किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।